तो यूनिट 6 है बेटा ये 10+2 फिजिक्स का। ये 3 पार्ट्स में करेंगे हम ऑप्टिक्स को। एक तो रे ऑप्टिक्स पार्ट है, दूसरा पार्ट है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और एक थर्ड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स जिसमें लाइट को एज हम वेव ट्रीट करेंगे। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बेटा। रिफ्लेक्शन भी सिलेबस में था बेटा लास्ट ईयर तक। अब 2020 और 21 में जो आपका टेस्ट होना है बोर्ड एग्जाम 2021 में, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आना बेटा, रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्रैक्शन से शुरू हो रहा है सिलेबस आपका, तो सिलेबस सभी बच्चों ने मुझे लगता है देख लिया होगा। चलिए, रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जानते हैं आप, तो वो बेंड हो जाती है। तो पेंसिल को जब हम देखते हैं एक पानी के ग्लास में डाल के, तो पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन, बीच में ऐसे कट जैसा दिखना शुरू हो जाता है। रूटीन एक्सपीरियंस है, कोई नई चीज तो है नहीं इसमें, और काफी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन इज एंट्री ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। उसमें लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो उसके कुछ पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं पहले उनको डिस्कस कर देता हूं। जब रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस पे, आज हम प्लेन सरफेस डिस्कस करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें इसी पे बेस्ड एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, वो भी प्लेन पे ही रिफ्रैक्शन है नो डाउट। और थर्ड रिफ्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म्स पे, और एक पार्ट फिर रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। सो आज हमने प्लेन सरफेस डिस्कस करना है बस, और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हैं। चलिए, सबसे पहले बेटा स्नेल्स लॉ, जिसको आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो लाइट जब एंटर करती है रेयरर मीडियम से टूवर्ड्स डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से लाइट जब डेंसर में एंटर करती है, तो आप जानते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। और एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते हैं जो सेपरेटिंग बाउंड्री है उसको, उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल के साथ बनते हैं। हाँ, क्योंकि रे जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा इस केस में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर रे जो है वो वाटर से लेटर से एयर में आ रही है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, और रे जो है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। तो स्नेल्स लॉ जो है वो एंगल आई और एंगल आर को रिप्रेजेंट करता है, उसका रिलेशन है दैट इज गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये दो मीडियम है, इसको मैं मीडियम 1 कह रहा हूँ, लेटर से एयर, और सेकंड मीडियम जो है अपना डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, तो ये अपना मीडियम नंबर 2। तो स्नेल्स लॉ सेज के साइन आई मीडियम बेटा, रिफ्रैक्शन चाहे रेयरर टू डेंसर हो चाहे डेंसर टू रेयरर हो, दोनों केस में होल्ड करेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ लाइट। इस मीडियम में एयर में वेलोसिटी थी c1, और ग्लास में या वाटर में वेलोसिटी है लेटर से c2। तो जो मीडियम बेटा पहले आया उसी मीडियम का आपने c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट न्यूमरेटर में लिखना है, और जिसमें रे एंटर हो रही है उसको डालिए डिनोमिनेटर में, और इस रेशो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लिखने का तरीका है, इसको हम पढ़ेंगे μ21, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको μ21 पढ़ेंगे। तो μ21 रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1 या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। चलिए, एक काम करिए बेटा, जरा साथ साथ में फटाफट नोट डाउन भी करना है। स्नेल्स लॉ लिख दीजिए, डायग्राम ड्रॉ करिए, साइन आई बाय साइन आर का रेशो।
इक्वल टू C1 बाय C2। C1 है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और C2 है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बट ध्यान रहे यहाँ पे 2 जो है वो नीचे आएगा, 1 ऊपर लिखेंगे, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने। अगर स्टिल किसी का पेंडिंग है बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे अब शुरू करता हूं इसको, क्योंकि ये हमने ना बेटा आगे बार बार यूज करना है, साइन आई बाय साइन आर। और एक पॉइंट कहीं कहीं हम यूज करेंगे कि एंगल्स अगर छोटे हैं, एंगल आई का वैल्यू, एंगल आर का वैल्यू बहुत छोटा है, +1 से यूज कर रहे आ रहे हैं, वैसे पेंडुलम वाले केस में भी किया था। तो इन एंगल्स की जो वैल्यू है अगर छोटी है, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री हो, तो फिर साइन आई को आई भी लिखा जा सकता है, साइन आर को आर भी लिखा जा सकता है। लेकिन वो तब होगा अगर एंगल को रेडियन में लिखोगे, डिग्री में मत कर देना। कहीं लिखो जी साइन ऑफ 2 डिग्री इक्वल टू 2, नहीं वो गलत हो जाएगा। साइन ऑफ 0.1 रेडियन इक्वल टू 0.1। तो कभी कभी ये एंगल छोटे रहेंगे तो हम साइन आई साइन आर की जगह पे सिंपली आई एंड आर भी लिख पाएंगे, आगे जो भी आपकी डेरिवेशंस चलेंगी। चलिए होप डायग्राम कंप्लीट हो गया होगा, आपने जो टेक्स्ट है वो भी नोट कर लिया। अब आते हैं, एक तो बेटा हमने प्रूव करना है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू 1 उतना ही होता है जितना रेसिप्रोकल ऑफ म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। सेकंड मीडियम का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम रिलेटिव टू सेकंड। चलिए प्रूव करने के लिए ना हम एक बेटा जैसे ग्लास स्लैब होती है उस तरह का एक ग्लास प्लेट लेंगे। ये हो गया मीडियम 1, लेटस से एयर है, ये है मीडियम 2, लेटस से इसको ग्लास कह लेते हैं, और ये फिर से वापस एयर। रे डायग्राम आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए। एक ग्लास का स्लैब है, बाहर एयर, अंदर ग्लास, फिर से एयर। ये है बेटा नॉर्मल। ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे जो कि एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, और ये क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में गई तो इसको बेंड होना है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो अंदर एंगल बनेगा वो थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए अब अगले सरफेस पे फिर से ये रे नॉर्म ये इंसिडेंट है और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, और दो पैरेलल लाइंस को एक हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, है ना। अच्छा अब रे निकल रही है ग्लास से एयर की तरफ बाहर, तो गई डेंसर टू रेयरर, तो ये जो एंगल बनेगा ये, क्योंकि रे ने बेंड होना है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर मैं इस एंगल को आई लिख लेता हूं, इसको एंगल को आर लिखता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, दोनों पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसको भी आर ही लिखना पड़ेगा, हालांकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रे जा रही है ग्लास से एयर की तरफ, बट ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इस आर के बराबर है, इसलिए इसको भी आर लिख लिया। और रे जिस एंगल पे बाहर निकली उसको अभी हम एंगल ऑफ इमरजेंस स्मॉल ई लिखेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। चलिए तो अगर हम यहाँ पे ना एक मिरर लगा ले, मिरर को कैसे प्लेस करना है ताकि ये रे इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो, यानी ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री हो। तो जैसे बॉल आप मारते हैं एक दीवार पे परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो वो बॉल उसी रास्ते वापस भी आ जाती है। उसी तरह रे भी बेटा आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड ये भी इसी पाथ को फिर से रिट्रेस करेगी, ऐसे ही वापस आ जाएगी सेम वे में।
तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बेटा ऐसे जाना है इसी रास्ते के अलोंग। चलिए अब ना 3 बार रिफ्रैक्शन हो चुका है बेटा, 3 बार। पहले मीडियम 1 से रे गई मीडियम 2 में, पहला रिफ्रैक्शन। फिर सेकंड से गई बेटा 1 में, सेकंड रिफ्रैक्शन। फिर रे वापस एयर से ग्लास में एंटर हो गई, वो है थर्ड रिफ्रैक्शन। तो हमें स्नेल्स लॉ इन तीनों रिफ्रैक्शंस को अप्लाई करना है, और अपने पास 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लिख रहा हूं साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, जैसे बताया आपको, म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एज यूजुअल जैसा करते रहे हैं। फिर रे गई मीडियम 2 से मीडियम 1 में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस था आर, और रे बाहर आई एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई इक्वल टू इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि सेकंड मीडियम अपना ये है ना, 2 में से 1 में जा रही है, जिसमें गई उसका इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई। पहले 1 से गई थी 2 में, तो हमने लिखा 2 का इंडेक्स रिलेटिव टू 1। अब गई 2 से 1 में, तो अब आएगा इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जिसमें एंट्री हुई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब बात करें थर्ड रिफ्रैक्शन का। थर्ड टाइम रे एंटर हो रही है मीडियम 1 से 2 में वापस, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है ई। थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू, अब रे जा रही है 1 से 2 में, तो अब आएगा इंडेक्स ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। चलिए तो तीनों बार, पहले साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 रिलेटिव टू 1, फिर साइन आर बाय साइन ई म्यू ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, फिर रे वापस गई साइन ई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। ओके, अब बेटा हमें ना इक्वेशन 1 और 3 को जरा ध्यान से देखना है। 1 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, बेटा राइट हैंड साइड सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो फिर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मैच होना चाहिए, यानी कि साइन आई मस्ट बी इक्वल टू साइन ई। अगर इन दो एंगल्स का साइन सेम है तो फिर ये एंगल भी सेम होंगे, दैट इज आई एंगल इक्वल टू ई एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। नोट डाउन साथ साथ में करते जाइए। 3 इक्वेशन लिखनी है। पहले 1 से 2 में रे गई साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 रिलेटिव टू 1, फिर रे 2 से 1 में गई तो म्यू ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ई था, तो साइन आर बाय साइन ई। फिर रे वापस 1 से 2 में आ रही है, तो इंडेक्स ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार ई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, साइन ई बाय साइन आर। इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर किया, राइट हैंड साइड सेम थी, डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर्स भी इक्वल आएंगे, तो साइन आई को हमने साइन ई लिख दिया। दैट मीन्स आई एंगल और ई एंगल सेम होंगे। ये फ्यूचर में भी ऐसे यूज होगा। जब तक ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पैरेलल है एक दूसरे के, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में, और वापस जब रे एयर में आएगी एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल है तब। प्रिज्म में नहीं होगा। प्रिज्म में दो सरफेस आपस में जिनमें से रे क्रॉस करती है, वो तो अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो 60 डिग्री एंगल होता है उनमें ना, उसमें नहीं होगा, ये ग्लास स्लैब में होगा। चलिए अगर हम अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से मल्टीप्लाई, देखो साइन आई बाय साइन आर
और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा आएगा साइन आर बाय साइन ई, और राइट हैंड साइड पे आएगा μ2 1 एंड μ1 2। अब बेटा आर साइन आर तो कैंसिल हो ही जाएंगे, है ना, लेकिन हमने प्रूव कर लिया कि आई और ई भी सेम है, तो साइन आई और साइन ई का वैल्यू सेम है, तो इनको भी कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 1। बस आपको μ2 1 प्रूव करना है कि वो रेसिप्रोकल ऑफ, इसको नीचे ले आओ ना बेटा, इधर लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो, अभी मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, तो μ1 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिलेटिव टू 2। सो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा पंगे वाला काम नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई वेक्टर्स भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री के रूल्स हैं जो पुराने आपने क्लास 10 में पढ़े थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनते हैं नॉर्मल के साथ, जानते हैं आप, है ना। एक और पॉइंट भी था, दे लाई इन सेम प्लेन, वैसे वो पॉइंट कम ही यूज होता है। चलिए फटाफट बेटा साथ साथ में नोट डाउन, मैं एक बार सारे स्टेप्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें 3 रिफ्रैक्शन हुए थे, एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में, फिर 2 से मीडियम 1 में, और यहाँ पे हमने एक मिरर लगा लिया था, फिर वापस 1 से रे मीडियम 2 में आ गई, आगे भी जाएगी नो डाउट, लेकिन हमें 3 रिफ्रैक्शन डिस्कस करने हैं। हर बार आपको साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे रे एंटर हुई, और जिस एंगल पे रे बाहर निकली वो नीचे लिखना साइन उसका, और सेकंड मीडियम जिसमें रे एंटर होती है उसका इंडेक्स रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। ऐसा तीनों रिफ्रैक्शन में करना है। 3 इक्वेशन आ जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपैरिजन करके निकलेगा कि एंगल आई और एंगल ई सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं, वैसे इसका डेरिवेशन का रेटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिंगल स्टार आने के चांसेस बहुत कम, बाकी ऐसी कोई गारंटी नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन बहुत कम आता है बेटा। चलिए तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली कैंसिल आउट होके 1 बन गई, और राइट पे एक μ2 1 था, एक μ1 2 था, ऑब्वियस है, फिर एक को नीचे ले जाओ बेटा, जो कि अपना रिक्वायर्ड जो प्रूफ है उसको कंप्लीट कर देता है। चलिए सो क्विकली जरा नोट डाउन भी कर लीजिए, फिर इसके अगले पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं रिकॉर्ड करके ना यूट्यूब पे डालूंगा, मैंने रिकॉर्ड पे डाल दिया है। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मिलेगा बेटा। चलिए होप नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, साथ साथ में लिख लेंगे सबसे अच्छा, जिस दिन लेक्चर यूट्यूब पे होगा उस दिन लेक्चर को बेटा पॉज करके नोट डाउन जरूर करना है, साथ साथ में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे जो हैं जो सफर रहते हैं एग्जाम्स में बेटा, उसका कारण है कि उनकी राइटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होती, रिटन वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्क्रीन चेंज करते हैं बेटा। चलिए एक बेटा मैंने ना अब ये 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं, चेक करो जरा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, देखो जरा डॉटेड शेप में, इसको भी पीछे को बढ़ा दिया डॉटेड। ये दोनों रे लाइनें आप देख रहे हैं आपस में बेटा पैरेलल हैं, ये पैरेलल है ना। तो अगर ग्लास स्लैब में से कोई रे क्रॉस करती है तो रे जो है वो कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट तो हो जाएगी, नो डाउट। मैं एक वहां पे ना एरो भी ड्रॉ कर देता हूं, जो रे है वो इतने डिस्टेंस से चेक करो बेटा शिफ्ट हो गई है, जो रे आ रही थी एग्जैक्टली ऐसे वो अब इधर को निकल रही है बेटा,
तो इतने डिस्टेंस से ना ये शिफ्ट हो गई है, दिस मच, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी कराऊंगा एक, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। इंसिडेंट रे और जो ट्रांसमिटेड रे है, इमर्जेंट रे, वो आपसे पैरेलल ही होती हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा डिस्टेंस से फर्क पड़ जाता है, यानी इस रास्ते थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है, उसके लिए वर्ड है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो रे जो है निकलती उसी रास्ते के लॉन्ग है, उसी के पैरेलल, लेकिन थोड़े डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक लाइन और ऐड कर लीजिए बेटा, इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे वो पैरेलल टू ईच अदर होती है, ये भी ऐड कर दो बेटा। चलिए अब नाउ टाइम टू चेंज द स्क्रीन। इंसिडेंट रे एंड ट्रांसमिटेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब बात कर रहे हैं बेटा रियल एंड अपरेंट डेप्थ। जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल पे जगह जगह लिखा होता है कि इसका डेप्थ जो है यहाँ पे 4 फीट और 6 इंच है, पानी का डेप्थ यहाँ पे। स्कूल में स्टेज भी होता है जहाँ पे प्रिंसिपल खड़े होके या बच्चे प्रेयर पोजीशन में, दूसरा जो आपका पीटी वाले सर जो हैं जहाँ से कमांड देते हैं, स्कूल में स्टेज होता है एक ना। तो स्टेज पे तो नहीं लिखा होता है ऐसे बेटा कि 4 फीट और 6 इंच, यानी कि यहाँ से बच्चा गिर गया तो उसके कितनी चोट लगेगी, स्टेज पे नहीं लिखा होता। लेकिन स्विमिंग पूल के पास हर जगह मेंशन किया होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी साइड में भी लिखा होता है बेटा, ताकि अगर मान लो कोई बंदा मेरी साइड पे है, आप यहाँ पे खड़ा है, फिर तो उसको ये पढ़ लेगा ना वो, लेकिन अगर दूसरे साइड पे खड़ा है तो फिर ये नजर आएगा उसको कि यहाँ पे 5 फीट है, ठीक है। और कॉशन मार्क भी दिया होता है कि अपना ध्यान खुद रखो। रीजन, पानी जितना डीप होता है उससे थोड़ा सा कम डेप्थ हमें नजर आता है, रियल डेप्थ कुछ और होती है, अपेरेंट जो हमें दिखती है वो थोड़ी कम दिखती है। तो हमें लगता है कि पानी शायद उतना गहरा, उतना डीप नहीं होगा, हमें लगता है शैलो वाटर है। तो शैलो वाटर है तो कई बार बंदा गलती से जंप कर लेता है और अंदर जाके पता लगता है कि तो कुछ और ही बन गया बेटा, इसलिए डेप्थ मार्क करनी पड़ती है। तो यही टॉपिक है अपना, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो ये मान लो एक कंटेनर है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर इसके एयर है। ये एक पॉइंट है जो कि इस कंटेनर के बॉटम पे था, इसका नाम हम ओ रख लेते हैं। तो किसी पॉइंट से बेटा जो भी, चाहे वो लाइट अपनी हो उसकी, चाहे वो रिफ्लेक्ट करके लाइट को भेज रहा हो, वो सभी डायरेक्शन में रेस भेजता है, ऐसे भी भेजेगा, ऐसे भी भेजेगा, ऐसे भी भेजेगा, एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान रहे कि जो रे किसी सेपरेटिंग बाउंड्री को, जो दो मीडिया को सेपरेट करती है, अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट है, यानी ये एंगल 90 बनेगा, या यूं कहो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा, बेटा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ना, वो तो 0 आएगा। ये तो इस सरफेस के साथ एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल होगा 0 डिग्री। तो जो रे 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगी वो अगले मीडियम में बेटा बिना मुड़े निकल जाती है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आएगा। देखो मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं लिखूं साइन ऑफ आई अपॉन लिखता हूं साइन ऑफ आर इक्वल टू म्यू, है ना, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। और इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो 0 था, मुझे साइन आर निकालना है, तो साइन आर क्या आएगा, तो साइन आर होगा इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। इज इट ओके, साइन आई बाय म्यू।
म्यू का वैल्यू तो चलो जो भी होगा, वाटर का वैसे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू एयर 4/3 होता है। तो अगर मैं यहाँ 4/3 लिख भी दूं तो ये 3/4 बन जाएगा। लेकिन साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? साइन ऑफ 0 इज 0। तो 0 इंटू एनीथिंग करोगे बेटा 0 आएगा। इसका मतलब है साइन ऑफ आर भी 0 है। साइन आर 0 है, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। खैर प्रूव करना तो नहीं आएगा एग्जाम में, जस्ट ये याद रखो कि जब कोई रे किसी मीडियम पे नॉर्मली इंसिडेंट है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है, वो भी 0 ही आएगा। तो ये रे जो है वो बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है, मुड़ती नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? जब भी कोई रे किसी बाउंड्री पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, लेकिन वो रे बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है। अच्छा, अब ये तो एक रे हुई बेटा, इसके अलावा और भी निकलेंगी। एक रे लाइक इधर को जा रही है लेटर से, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल अब 0 नहीं है, इसको हम अब एंगल आई लिख लेते हैं। अब क्योंकि रे जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो रे वुड बेंड, यस, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेरी गुड। रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आई एंगल से बड़ा होगा। अब क्योंकि हमें तो बेटा, हम तो पानी के बाहर खड़े हैं, स्विमिंग पूल से बाहर हैं, तो हमें ये दोनों रेज लगती हैं। ये रे बेटा, रेज किसी पॉइंट में से रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है ना। मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है एक छोटा सा, तो बेटा हमें लगेगा रेज इससे ऐसे निकल रही हैं। तो ये जो दो रेज बाहर आई बेटा अपने पास, एक रे आ रही है ऐसे और एक रे आ रही थी सीधी। तो अगर मैं इन रेस को सोचूं कि कहां से आ रही हैं, तो इनको पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही हैं। वही करने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। इस रे को पीछे को बढ़ाओ, पीछे को बढ़ाओ, तो हमें लगेगा कि ये वाला पॉइंट यहां ना हो के ये जो दो रेज आ रही है ना, इस पॉइंट से, वो बाहर से लगता है कि शायद इस पॉइंट से आ रही है। तो इसका इमेज जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम कर ले बेटा, देखो जरा, ये वाले एंगल को आई और इसको भी आई लिख सकते हैं। ये आर है तो ये भी आर होगा, चेक कर लो जरा, ये भी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स जो सेम होंगे बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, अब मैं एक्स्ट्रा इंक एक जरा हटा रहा हूं और मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने ये बोला आपको कि ये जो दो रेज पानी के बाहर आपको दिख रही हैं, ये लग रहा है कि शायद यहां से आ रही हैं, इस पॉइंट से। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ओ का इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका इमेज है। तो हमें ये आई पे दिखेगा बेटा, बॉटम यहां दिखने की बजाय यहां पे दिखता है। बट ये डायग्राम ना मैंने टू द स्केल नहीं ड्रॉ किया, देखना तो मुझे यहां से है। तो ये रे तो मेरी आई में एंटर नहीं कर रही ना, जो इधर को गई। तो ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दिया है ताकि ये आई आर मार्क किए जा सके। एक्चुअल में ये पॉइंट बी यहां नहीं है, ये और इधर और इधर और इधर समवेयर यहां पे है, ताकि ये रे भी आई में एंटर कर पाए। तो बाद में मैं थोड़ा सा एक ना सो कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। वी विल एज्यूम के पॉइंट बी ए के बहुत पास है, ताकि ये वाला जो रे है ये भी आई में एंटर हो जाए। चलिए, अब पहला रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। रे जा रही है वाटर से एयर में, तो हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, जिसमें एंटर हुई रे एयर विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई, आई वाटर में से है,
इसको अभी अभी हमने एक डेरिवेशन किया ना कि म्यू ऑफ रिलेटिव टू वाटर को 1/μ ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर लिख सकते हैं। और दूसरा काम मैं कर रहा हूं, साइन आई का वैल्यू पुट कर रहा हूं इधर। साइन आई बेटा इस ट्रायंगल से आएगा ए बी ओ से, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज ओ बी, ठीक है। और साइन आर की वैल्यू, साइन आर फ्रॉम ट्रायंगल ए बी आई, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ए बी लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज होगा बी आई। ए बी कैंसिल, स्नेज लॉ लगाया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू म्यू ऑफ सेकंड मीडियम जिसमें रे एंटर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई की वैल्यू पुट कर दी, साइन आर की वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बी चेक करो, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ए बी कैंसिल। तो बचा आपके पास बी ओ नीचे और ये बी आई आएगा ऊपर। ए बी कैंसिल कर दो, बी आई ऊपर बी ओ नीचे। इसको हम, अभी मैं कह रहा था कि दोनों रेज अगर आई में एंटर होनी है तो पॉइंट बी ए के काफी पास होना चाहिए, पॉइंट बी ए के पास होना चाहिए, या यूं कहो कि बी की जगह आप ए बी लिख सकते हैं। तो अगर बी की जगह ए लिखा तो ए आई ए ओ इक्वल टू म्यू ऑफ एयर रिलेटिव टू वाटर। ए ओ है पानी का असली डेप्थ, रियल डेप्थ। ए आई है जो हमें लगता है बाहर से कि इतना की डीप होगा शायद। ए आई अपेरेंट डेप्थ, ए ओ रियल डेप्थ। ओके, तो इसको जरा मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से ध्यान दो बेटा। अभी जो डेराइव किया था ना हमने, म्यू ऑफ एयर रिलेटिव टू वाटर इज इक्वल टू 1/, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वाटर आना था, ठीक कर देते हैं एक बार जरा। यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, ठीक कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे आएगा म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर, रेसिप्रोकल लिया तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बेटा लिख रहे हैं एक और तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे रियल और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन निकालना है। तो रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू, मैंने ना रियल बेटा ऊपर कर दिया, अच्छा ये करेक्शन नहीं होगा, जस्ट 1 मिनट बेटा, ये ठीक लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो बेटा क्या कर दिया हमने, ए ओ को ऊपर लिख दिया बेटा, ए ओ को ऊपर, ए आई को नीचे कर दिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, देखो जरा, ये ठीक लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसका भी रेसिप्रोकल लिया, ए ओ बाय ए आई आ गया, और इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया 1/μ ऑफ एयर रिलेटिव टू वाटर। बट अभी हमने किया कि 1/ एक इंडेक्स का रेसिप्रोकल लें तो वो इक्वल टू होता है सेम इंडेक्स, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, वाटर नीचे एयर ऊपर। अब जरा ध्यान दो, ए ओ, ए से लेके ओ तक ये असली डेप्थ है, रियल डेप्थ, और ए से लेके आई तक है बेटा अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू, इस केस में म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर। अच्छा अब ना पेपर में बेटा ध्यान देना, कुछ टीचर्स जो है वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सीधा सीधा लिख दो, तो कुछ लाइंस वो बोलते हैं ऐड करो भाई, लेट ओ बी अ पॉइंट एट द बॉटम, ओ में से बहुत सारी रेज आ रही हैं, उनमें से जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, और जो पॉइंट बी पे जाएगी वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि पॉइंट ओ जो है ना वो आई पे पहुंच गया, ठीक है। डायग्राम दोबारा देख लो एक बार, रिपीट कर रहा हूँ सारा बेटा, मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ। वाटर या डेंसर मीडियम एयर है ना, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या बॉटम पे एक पॉइंट है, यहाँ से जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी सीधी निकल आएगी, जो रे एंगल आई पे इंसिडेंट है उसको बेटा डेंसर से रेयर में जाना है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो। ये रे और ये रे जो एयर में पहुंची,
इनको अगर पीछे को एक्सटेंड करें तो ये लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है। दो पैरेलल लाइंस हैं ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी सेम होंगे। आर से आर मैच हो जाएगा ना। तो रेज जो बाहर, जब हम ह्यूमन आई जो है ना वो बाहर है, तो जब बाहर से देखेंगे हमें लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो शायद पॉइंट आई से आ रही है। तो ओ का जो इमेज है वो पॉइंट आई पे हमें लगता है, यानी कि बॉटम लगता है कि ऊपर उठा हुआ है। वॉशरूम में जाके आप करते हैं कई बार ना, बकेट फिल करते हैं तो बकेट का बॉटम थोड़ा सा रेज्ड अप लगता है, वही फिनोमिनन है। तो आपको साइन आई बाय साइन आर लिखना था पॉइंट बी पे, इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम एयर रिलेटिव टू वाटर। साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पुट कर दिया। आई के लिए ट्रायंगल बड़े वाला यूज कर लो ए बी ओ, आर के लिए छोटे वाला ट्रायंगल यूज करो, परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, ए बी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमने लिखा बी आई ऊपर बी ओ नीचे। आफ्टरवर्ड्स दोनों रेज को आई में पहुंचने के लिए पॉइंट बी ए के बिल्कुल पास होना चाहिए। तो जहां जहां बी लिखा था वहां पे हमने ए कर दिया। पूरी इक्वेशन का लिया रेसिप्रोकल, ए ओ ऊपर ए आई नीचे, और ये 1 बाय आ जाएगा। और 1 बाय म्यू ऑफ एयर रिलेटिव टू वाटर होता है म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर। अभी प्रूव किया हमने। ए ओ, ए से लेके ओ तक है असली डेप्थ, रियल डेप्थ, और ए से लेके आई तक है अपरेंट डेप्थ। इसको एक और तरह से भी जरा ऐड कर देना। अच्छा, ऊपर वाला जो लिखा मैंने ये अपने आप जगह छोड़ दो, आप खुद से नोट डाउन कर लेना। रे डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये इक्वेशंस नोट डाउन कर लो। एक मैं थोड़ा इसमें एडिशन कर रहा हूं फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर, या यू लिखिए कि म्यू जो है ना, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा है उसका इंडेक्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर था, और ए जो है वो है ऑब्जर्वर का मीडियम, कि जिसने ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसके मीडियम का इंडेक्स क्या है। ऐसे लिख लो बेटा टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि अभी तो हम वाटर और एयर से चल रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि वाटर और एयर है, कोई और मीडियम भी हो सकता है। चलिए जरा फटाफट एक बार नोट डाउन। हाँ जी, मैसेज कुछ बच्चों का है। हाँ विभू बेटा, ऑडिबिलिटी का चक्कर ना थोड़ा हो सकता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। हाँ जी, द्वितीय क्वेश्चन है कि आर वी एबल टू सी द डेप्थ फ्रॉम पॉइंट ए। बेटा पॉइंट ए से अगर देखेंगे तो ना, देखो अगर तो, हाँ मतलब जो डेप्थ है नो डाउट उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए से लेके ओ तक, ये तो एयर में है ना, एयर वाले पार्ट की बात नहीं हो रही। पानी कितना डीप है उसको देख रहे हैं। हाँ सही है क्वेश्चन बेटा आपका। डेप्थ जो है वो ए से हम देख रहे हैं कि ए से ओ तक असली डेप्थ थी पानी की, रियल डेप्थ, और ए से आई तक जो हमें लग रही है कम दिख रही है हमें। चलिए अच्छा, नोट डाउन कर लिया सभी ने? जिनका अभी पेंडिंग है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तृप्ति ने बोला है क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेटा ये कुछ चीजें जो है ना डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा कराना है। जैसे आज वाला था, ये पीपीटी के थ्रू ही हो सकता है, इसको बोर्ड पे कराना थोड़ा सा मजेदार नहीं रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, नोट डाउन कर लिया, जिनका पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर देते हैं, बाद में तंग करेगी। चलिए अब एक क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल है एंड स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है इट अपीयर्स टू बी 6 फीट डीप। हमें लगता है कि 6 फीट डीप है। जब उसको हमने नॉर्मली देखा, अभी देख रहे थे ना ऊपर से बेटा, आई जो थी उसको रेज जो थी वो नॉर्मली पहुंच रही थी एज सीन फ्रॉम द सरफेस। क्वेश्चन है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है तो फिर रियल डेप्थ पूल का कितना है।
एक काम करो, आप पहले अपने आप ट्राई करो, ट्राई योर सेल्फ बेटा क्विकली। 2 लाइन का ही, ज्यादा ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। आपको अपरेंट डेप्थ दी हुई है, रियल निकालनी है। आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, सही चल रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। काफी बच्चों ने निकाल भी दिया है, गुड श्रेया बेटा, बिल्कुल सही है। तृप्ति का भी ठीक है, आर्यन जोशी का ठीक है बेटा, सबने ठीक निकाला है बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। इतना लंबा नहीं है, सबका आ जाना चाहिए था आंसर। रियल बाय अपरेंट इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर रिलेटिव टू एयर, इंडेक्स आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छे बेटा, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 4/3, अपरेंट डेप्थ हमें दी है 6 फीट, है ना, 6 को इधर ले जाइए, इतना ही है बस ये। तो 4/3 इंटू 6 बेटा, 3 6 को कैंसिल करेगा, 2 पे 4 इंटू 2 करेंगे 8, बहुत अच्छे बेटा, सभी का ठीक है बेटा। खुशी वर्मा, कृति, धृति, कार्तिक जौहर, मनसिमरन, ऑल करेक्ट बेटा, प्रतिम का ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, इसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे चलते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यानी लेवल एक स्टेप और ऊपर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एक HC वर्मा से, लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट P, ये एक पॉइंट है P, एज सीन बाय द आई इन द फिगर। आई को पॉइंट P कितना दूर नजर आएगा। इसमें 3 मीडियम हो गए, एक का थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर और उसका इंडेक्स है 1.4, फिर बीच में एयर आ गई 1 सेंटीमीटर थिक, फिर एक नया मीडियम आ गया जिसका इंडेक्स 1.3 है, इसका थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर है, फिर से एयर आ गई, फिर एक स्लैब डाल दी जिसका इंडेक्स 1.2 है और थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है, लास्ट में बेटा फिर से एयर है और 1 सेंटीमीटर गैप फिर से पॉइंट P का है। तो हमें ढूंढना है कि इस पॉइंट से हमें ये पॉइंट P कितना दूर दिखेगा। तो बेटा जब तो एयर में देखेंगे ना, एयर का इंडेक्स तो 1 ही होता है ना, तो ये जो डेप्थ है ये वाली म्यू इक्वल टू 1.4 वाली, ये कितनी नजर आएगी उसके लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा, दोबारा आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जो थिकनेस 0.4 है, अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे 0.4 है, अपेरेंट डेप्थ, सॉरी रियल डेप्थ, गलत बोल दिया, रियल डेप्थ है 0.4, रियल डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। तो मीडियम हमारा ये है, इसका इंडेक्स बेटा है 1.4 और जिस मीडियम से ऑब्जर्व करना है उसका इंडेक्स था 1। तो अपेरेंट डेप्थ अगर निकालनी है इस वाले स्लैब की, कि क्या दिखेगी, वो दिखेगी 1.4, सॉरी उल्टा बोल दिया, 0.4 बेटा, अपेरेंट डेप्थ को राइट पे ले जाओ ना और 1.4 को डिवाइड कर दो नीचे। तो ये फॉर्मूला रहेगा, हर बार आपने हर डेप्थ को, रियल डेप्थ को ना उस मीडियम के इंडेक्स से डिवाइड करते जाना है। हाँ जी, कहीं उन्होंने निकाल लिया, मैं देख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या किया बेटा, हमें निकालनी है टोटल डेप्थ D डैश, यहां से लेके यहां तक। इसमें 3 तो है बेटा, एयर एयर एयर। तो एयर वाले में तो क्या करना है, एयर का इंडेक्स तो 1 ही होता है, तो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 1, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 1, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 1। ये जो बीच में स्लैब डाले हुए हैं इनको क्या करना है, थिकनेस डिवाइड बाय म्यू, इनके म्यू दिए हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स लिखनी है यहाँ पे। पहले 0.4 बाय 1.4, फिर एयर में कोई चक्कर नहीं है, 1 बाय एयर का इंडेक्स 1, फिर अगला मीडियम 0.3 डिवाइड बाय 1.3। बाकी सॉल्व करना शुरू करो बेटा अपने आप। फिर एयर आ जाएगा 1/1, फिर आएगा बेटा नया मीडियम 0.2/1.2 और लास्ट में फिर से 1/1। होप के मुश्किल नहीं है। चलो इनको जरा प्लस करके सॉल्व कर देना बेटा,
अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, देखते हैं। ममुना आसिफ का आंसर गलत है, रंजोत का आंसर ठीक लग रहा है मुझे। हाँ 3.6 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ कर लेना बेटा, 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो फिजिक्स तो सिर्फ बताएगी कि फॉर्मूला यानी कि इसका करने का टेक्निक क्या है, बाकी आपकी मैथमेटिकल स्किल्स हैं, कोई कोई गलत भी कर देता है। डेसिमल डेसिमल काट दो और क्या करना है। ठीक है, ये 1 + 1 + 1 तो 3 इकट्ठा कर ही देना, ये जो बाकी के फ्रैक्शन है इनको अलग से सॉल्व कर लो ब्रैकेट में डाल के, उससे इजी रहेगा। हाँ जी खुशी वर्मा का ठीक है बेटा 3.67। चलिए 1 सेंटीमीटर कौन सा बेटा मन सिमरन? 1 सेंटीमीटर सारे ले लिए बेटा, 3 जगह है 1 सेंटीमीटर, तीनों ले लिए। 1 1 1 ये तीनों आ गए बेटा, उनके नीचे एयर का इंडेक्स आएगा, 1 ही होता है। चलिए कोई मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है, होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा इंक पहले रिमूव करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बेटा, अब एचसी वर्मा से ही है अगेन। क्वेश्चन है कंसीडर द सिचुएशन इन द फिगर कंसीडर द सिचुएशन इन द फिगर। बेटा यहाँ पे ना एक फिश है पानी के अंदर, पानी की हाइट भी h है, द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, ये एक तरह का मिरर लगा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं, एक पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ है बेटा नीचे। चलिए मिरर लगा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ द आई। ऊपर एक आई है, नीचे फिश है बेटा। फिश का बॉटम से हाइट है h/2, तो ऑब्वियस है यहां से भी इसका डेप्थ होगा h/2। दूसरा क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ फिश। फिश जो है वो आई से कितने डिस्टेंस पे दिखेगी। अभी मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, जो मिरर का काम है वो मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में भेजूंगा, वो आप अपने आप करेंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अभी मैं मिरर को यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं विदाउट मिरर चल रहा हूं, नीचे कोई मिरर नहीं है। दो क्वेश्चन करके दूर दे रहा हूं। नंबर 1, फिश को ये आई कितना दूर दिखती है। दूसरा, आई को फिश कितनी डेप्थ पे दिखती है। अभी दो क्वेश्चन करके दे रहा हूं, और एक फिर उसमें पार्ट है कि मिरर भी यूज करो। फिश को अपनी आई दिखेगी एक रिफ्लेक्शन में, ठीक है, और एक ये आई है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि फिश को अपने आई का रिफ्लेक्शन और ये जो आई है इनमें कितना डिस्टेंस दिखेगा। वो क्वेश्चन आपको मैं एज होमवर्क सेंड करूंगा। अभी एज्यूम के मिरर नहीं है नीचे, सिर्फ क्या देखना है, ह्यूमन आई को फिश कितना डीप दिख रही है, ये भी लेना साथ में, कितना दूर दिख रही है। डिस्टेंस पूछा, टोटल डेप्थ नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फिश को जो ह्यूमन बीइंग की आई है वो कितने डिस्टेंस पे दिखेगी। चलो अब फिश रहती है पानी के अंदर है ना, तो फिश को पानी का डेप्थ तो नॉर्मल दिखेगा जितना है, उसको लगेगा कि ये वाला हाइट जो है ना चेंज हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ द फिश सी द इमेज ऑफ आई। इसका इमेज फिश को कहां दिखता है, मैं पहले इस पार्ट की बात कर रहा हूं। तो अब इसमें आप ना मार्क कर लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है ये h/2 है, और ये तो h गिवन है। तो लेट अस से कि जो आई की डेप्थ है
फिश को तो दिख रही है, वैसे तो h है, लेकिन फिश को कितनी दिखेगी, यहां से आई कितनी दूर दिखेगी, उसमें हम ये पानी वाला पार्ट जो है ना h/2 और ऐड कर देंगे। चलो, फॉर्मूला वही पुराना, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। वहां पे लिखा था म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जो बंदा था ना ऑब्जर्वर, वो था एयर में, तो एयर का इंडेक्स लिखना था नीचे, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका इंडेक्स आता है ऊपर। तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस बार आई है, और देखने वाला ऑब्जर्वर है फिश, तो फिश वाले मीडियम का इंडेक्स जो है वो डिनोमिनेटर में, और आई वाला इंडेक्स जो है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, देखना फिश को है, फिश को ये ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट का इंडेक्स ऊपर, यानी कि एयर का इंडेक्स ऊपर आएगा, और ऑब्जर्वर अभी फिश है, तो फिश पानी के अंदर है, तो वाटर का इंडेक्स डिनोमिनेटर में जाएगा। चलिए, तो ये बना, फिर मैंने बोला ये वाली हाइट h/2 है, लेकिन सरफेस से ह्यूमन आई की जो एक्चुअल हाइट है, रियल डेप्थ है, वो h दी हुई है, तो रियल को पुट करेंगे h, और फिश को लग रही है कितनी दूर, उसको मैंने लिखा है x इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, फिश ने आई को ऑब्जर्व करना है, आई जिस मीडियम में पड़ी है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में पड़ा है, उसका इंडेक्स ऊपर, तो ऊपर है एयर, और जो ऑब्जर्वर है फिश ऑब्जर्विंग द ह्यूमन आई, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, उसका इंडेक्स नीचे लिखो। चलो अच्छा, देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा x इक्वल टू म्यू इंटू एच, समझ आ गया होगा। और ऐसे सोचिए कि मान लो ना पानी का इंडेक्स जैसे 4/3 होता है ना, वाटर का इंडेक्स 4/3, मान लो ये जो आई है ना, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे थी ओरिजिनली, तो फिश को दिखेगी बेटा 4/3 इंटू 12, यानी कि 16 सेंटीमीटर। फिश को लगेगा कि आई जो है वो इस सरफेस से 12 नहीं 16 सेंटीमीटर दूर है, तो उल्टा हो गया बेटा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा था, एयर में से जब हम देखते हैं इनटू वाटर, तो हमें फिश लगती है कि थोड़ी ऊपर आ गई है। अब रिवर्स फिनोमिनन है, अगर हम डेंसर मीडियम में से देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेयरर में है, तो वो हमें पास नहीं दिखता बेटा, फिर दूर दिखता है नॉर्मल से भी। तो डेंसर से रेयरर में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर ऑब्जर्वर रेयरर में है, जैसे हम होते हैं यूजुअली स्विमिंग पूल के पास, और पानी के बीच में किसी चीज को पड़ी देखते हैं, तो वो हमें रेज्ड लगती है, हमें डेप्थ कम दिखती है। तो ये अपोजिट फिनोमिनन है। अब ह्यूमन आई का डिस्टेंस पानी के सरफेस से ज्यादा दिखेगा, यानी ओरिजिनल हाइट थी आई की h, बट इनटू म्यू ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करना है, तो ये लगेगा फिश को कि इतना दूर है, बट हमें डिस्टेंस पूछा है कि फिश को कितना दूर दिखेगा अपने से। तो क्या करो, इसमें h/2 और प्लस करना पड़ेगा। ये तो वो नजर आया ना हमें, जो बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है, फिश से कितने डिस्टेंस पे इमेज दिखेगा ह्यूमन आई का, तो इसमें h/2 अभी और प्लस कर देना है। तो h/2 और ऐड कर दो, बाकी h कॉमन निकाल दो। ये आंसर दिया हुआ है बेटा HC वर्मा में, आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। लेकिन मैंने अभी मिरर वाला पार्ट नहीं यूज किया, वो अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में। चलो अब उल्टा सेकंड पार्ट, जो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ फिश। फिश का इमेज जो है वो ह्यूमन आई को कितने डिस्टेंस पे दिखेगा। बेटा दोबारा फिर बोल रहा हूं, डेप्थ नहीं पूछा, डेप्थ नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा है, तो ये एच भी यूज करना है साथ में। तो बेटा ह्यूमन आई एयर में है, ये वाली हाइट एच भी एयर में है, तो इस डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो वही h/1 लिख देंगे आप। फर्क पड़ना है इसमें,
तो ओरिजिनल डेप्थ है h/2। ह्यूमन आई को क्या दिखेगी, उसको डिस्टेंस को हम अभी y ले लेते हैं कि h/2 की जगह पे हमें y दिखता है अपरेंट डेप्थ। तो रियल इज h/2, अपरेंट इज y इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। इस बार ऑब्जेक्ट फिश है। फिश बेटा पानी के अंदर है तो पानी का इंडेक्स लिखो, डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एयर में है तो एयर का इंडेक्स 1 लिख दो। चलिए, तो इस बार बेटा y का वैल्यू क्या आएगा, y को ले जाओ ऊपर, म्यू को लेके आओ नीचे, ये 2 भी नीचे आएगा, तो y का वैल्यू h/2 म्यू हो जाएगा। लेकिन ये दिखा कि सरफेस से फिश कितना डीप दिखेगी, बट ह्यूमन आई से कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, उसके लिए h और प्लस कर दो, h कॉमन ले लो और ये नया आंसर आ गया। दोनों सिचुएशन अलग अलग है। फिश को बंदा कितनी दूर दिखेगा उसका आंसर डिफरेंट है, बंदे को फिश कितनी दूर दिखेगी उसका आंसर डिफरेंट है। ये वाला आंसर एक्चुअल से थोड़ा सा ज्यादा है, ये वाला एक्चुअल डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होता है। तो अगर रेयर मीडियम में से हम देखते हैं डेंसर की तरफ तो हमें डेप्थ कम नजर आती है, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में देखेंगे तो ये डेप्थ बढ़ जाती है। दैट इज द बेसिक पॉइंट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। चलिए साथ साथ में नोट डाउन करना शुरू करिए और मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। पहला पार्ट था फिश को ह्यूमन आई कितने डिस्टेंस पे दिखती है। तो फिश पानी के अंदर है, पानी के अंदर ये वाला पार्ट जो है इसको तो वो तो सेम डिस्टेंस पे दिखेगा h/2। फर्क पड़ेगा जब पानी में से एयर में देखेंगे, तो एयर में ये वाली जो हाइट थी एक्चुअल रियल वो थी h, डिवाइड बाय जो फिश को हाइट दिखती है उसको हमने x लिख लिया, इक्वल टू यहां पे बेटा लिखना है कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, वो डिनोमिनेटर में, और जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑब्जेक्ट उसका इंडेक्स न्यूमरेटर में लिखना। बस ये ध्यान रखना, यहां पे गलती मत करना बेटा, यहां पे गलती हुई तो सारा क्वेश्चन गलत होता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में लाई कर रहा है इसमें ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन आई, फिश ने ह्यूमन को देखना है, तो ह्यूमन का इंडेक्स ऊपर और फिश जिस मीडियम में उसका इंडेक्स नीचे। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जो डेप्थ यानी पर्सन की हाइट यहां से h थी वो फिश को म्यू इंटू h दिखती है, इसमें पानी के अंदर वाला डिस्टेंस और ऐड कर दो h/2, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है पर्सन को फिश कितना डीप दिखती है, उसके लिए जो पर्सन को एयर टू एयर देखना है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी h रहेगा। जो फिश की डेप्थ थी ओरिजिनल h/2 वो पर्सन वो कितनी दिखेगी, उसके लिए फिर वही रियल डेप्थ h/2, अपेरेंट y दिख रही है पर्सन को, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। इस बार फिश को देखा जा रहा है तो फिश ऑब्जेक्ट है तो वाटर का इंडेक्स, डिवाइड बाय ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वो एयर में है। इसको भी क्रॉस कर दो बेटा, y को ऊपर ले जाओ म्यू को नीचे ले आओ। तो बंदे को लगता है कि फिश का पानी के नीचे जो डेप्थ है सरफेस के नीचे वो h/2 म्यू है, बट डिस्टेंस निकालना था तो उसमें h और प्लस कर दिया। होप के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, चैट बॉक्स में बच्चे लिख रहे हैं h इक्वल टू 12। बेटा वो तो मैंने एज्यूम कर लिया बेटा, आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताना था कि अगर बंदे की जो आई है ना वो सरफेस से 12 सेंटीमीटर पे है, कैलकुलेशन नहीं है बेटा, क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं है, मैंने वैसे एग्जांपल दे दिया बताने के लिए कि फिश को जो ह्यूमन आई है वो 12 सेंटीमीटर की बजाय 16 सेंटीमीटर दूर दिखती है, बट ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में डाटा नहीं था तो आपको शायद उतना मजा नहीं आता ना। इसको अलग लिख दो, कोई चक्कर नहीं, इस पार्ट को सेपरेट कर दो बेटा, नोट डाउन। अगर पर्सन का हाइट 12 सेंटीमीटर है वाटर की सरफेस से
तो फिश को वो लगेगा 12 की बजाय 16 सेंटीमीटर। सो बाकी जो कैलकुलेशन किया है सारा, सॉरी जो स्टेप्स हैं वो सारे नोट डाउन करने हैं। ये जो इसको अलग से राइट में नोट कर लीजिए, डेरिवेशन का पार्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। चलिए और क्वेश्चन है एक बच्चे का, सर प्लीज मार्क एक्स इन द फिगर। अच्छा चलो चलो कर देता हूँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कर देता हूँ बेटा। जो रियल डेप्थ है ना पर्सन की, वो थी एच, ये रियल डेप्थ थी, इसको हमने एच लिखा हुआ था। और हमें लगेगा फिश को लगेगा, हमें नहीं लगेगा, फिश को लगेगा। फिश को लगेगा कि ये ह्यूमन आई यहां ना हो के कहीं यहां पे है, उसी को लिखा हमने एक्स। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको एक्स लिखो बेटा। और सेम वे फिश की जो एक्चुअल डेप्थ है वो h/2 है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को लगेगा कि ये डेप्थ h/2 ना होके y है, इसको y मार्क कर दो बेटा। लगता है कि फिश शायद यहाँ पे है, जान दिखाई है शायद वहां पे नहीं है। और फिश को लगता है कि शायद ह्यूमन आई यहाँ पे है, ऊपर की ओर। ऐसे बना लो बेटा डायग्राम में। चलिए और कोई इशू बेटा जी? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, सभी को समझ आ गया है, वेरी नाइस बेटा। चलिए बस एक डेरिवेशन और है, उसके बाद क्लोज करेंगे। वन स्लाइड मोर। चलिए एक्स्ट्रा इंकरेज कर रहा हूँ बेटा, फिर भी किसी का पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं एक्स्ट्रा वाला हटा दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसको बेटा टॉपिक को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट। इसमें ना 3 मीडिया होते हैं बेटा, 3 मीडियम। बताता हूं कैसे। मान लो ये एक ना ग्लास है, टम्बलर है, कांच का बना हुआ। देखा होगा नीचे से आपने, ग्लास थोड़ा मोटा होता है ना, ग्लास नीचे से थोड़ा सा मोटा होता है बेस को हैवी बनाने के लिए, ताकि उल्ट ना जाए। इसमें डाल दिया हमने पानी बेटा। अब एक रे जो है पहले जाएगी एयर से वाटर में, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर वाटर से, इतनी जगह में वाटर है, फिर ये गई बेटा वाटर से ग्लास में, एक और बार बेंड हो गई समझो, और फिर से निकलेगी ग्लास से वापस एयर में। 3 रिफ्रैक्शन हो गए। पहले रे गई फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, फिर गई 2 टू 3, फिर 3 से वापस एयर में आ गई 1 में। तो इसमें 3 मीडियम पे हमने रिफ्रैक्शन स्टडी करना है। तो अभी डायग्राम थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ आपके लिए, और जो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है उसकी बात करते हैं। इसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 relative to 2 equal to mu of 3 relative to 1 divide by mu of 2 relative to 1। अभी छोड़ दीजिए इसको, बाद में समझाता हूँ कि क्या आ रहा है आंसर। पहले डायग्राम बेटा, एयर, वाटर, ग्लास, वापिस है 3 मीडियम है, 1 2 3 1, 4 नहीं लिखना, 1 2 3 1, 3 मीडियम है। पहले रे एंटर हुई फ्रॉम एयर टू वाटर, ये हमारा नॉर्मल हो गया, रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, अनदर नॉर्मल ड्रॉ किया। अब वाटर के कंपैरिजन में ग्लास का इंडेक्स और भी ज्यादा है, और भी डेंसर मीडियम है, तो रे फिर से बेंड हो जाएगी।
और वापस जब रे निकलेगी एयर में, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, अगर ये सारे लेयर्स पैरेलल हैं, तो जब रे वापस सेम मीडियम में एग्जिट होगी, अभी प्रूव किया हमने शुरू में ही, तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया हमने कि दोनों रेज पैरेलल होंगी। चलो इसको मैं आई लिख रहा हूं एंगल को, इस एंगल को R1, क्योंकि दो बार आएगा ना, अब एक जो थर्ड मीडियम है वहां भी तो R लिखना है, तो इसको R1 लिख लो। ये पहले की तरह बेटा यहां भी R1 आ जाएगा, इसको R2 लिखो और इसको भी R2 लिखो बेटा। ये अब क्या क्यों आया वो मैं बता चुका हूं, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम, इधर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। चलिए इसको लिखना है एंगल ऑफ इमरजेंसी ई। चलो डायग्राम पूरा हो गया, साथ साथ बना लीजिए बेटा, आप भी मेरे साथ साथ कंटिन्यू कर लीजिए। ग्लास मत ड्रॉ करना, ग्लास की जरूरत नहीं है। आपका डायग्राम जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला है। राइट हैंड साइड में मैंने एक सिचुएशन आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दी है कि इसका जो है सो कॉल्ड सिमिलर सिचुएशन क्या हो सकता है। चलिए बन गया। अब काम आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा लंबी नहीं है। हमें तीनों रिफ्रैक्शंस का स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तीनों रिफ्रैक्शन के लिए। पहला रिफ्रैक्शन हुआ साइन आई बाय साइन R1, साइन आई बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जैसा कि बताया गया बार बार। देन फिर रे गई सेकंड से थर्ड मीडियम में, सेकंड से गई थर्ड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस था R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2, और इस बार म्यू ऑफ सेकंड मीडियम बेटा रे गई 2 से 3 में, तो सेकंड मीडियम 3 हुआ, फर्स्ट मीडियम 2 हुआ, तो 3 का इंडेक्स रिलेटिव टू 2। थोड़ा ध्यान से करना, छोटा छोटा काम है। पहले 1 से 2 में जा रही थी ना, तो म्यू ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। अब 2 से 3 में गई, म्यू ऑफ 3 रिलेटिव टू 2। लास्ट केस थर्ड रिफ्रैक्शन। एक मिनट पहले एक्स्ट्रा इंक को निकाल दे। थर्ड रिफ्रैक्शन पे आते हैं। ग्लास मत ड्रॉ करना, ग्लास की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, थर्ड रिफ्रैक्शन में रे इज एंटरिंग फ्रॉम 3 to 1, तो म्यू ऑफ 1 रिलेटिव टू 3 इक्वल टू साइन ऑफ R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 था ना बेटा, R2 पे एंट्री, E पे एग्जिट, अपॉन साइन E। बट E और I मैंने बताया आपको सेम ही थे बेटा, पहले प्रूव कर चुके हैं। अच्छा अब क्या करना है बेटा, काम बहुत आसान है, छोटा स्टेप है बस एक, और आंसर आ जाएगा। इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। I और E सेम थे, पहले वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं। 1 2 3 तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दी, साइन आई बाय साइन R1, साइन R1 बाय साइन R2, साइन R2 बाय साइन E थर्ड। ठीक है, राइट पे था म्यू 2 रिलेटिव टू 1, देन म्यू ऑफ 3 रिलेटिव टू 2, देन म्यू ऑफ 1 रिलेटिव टू 3। अच्छा ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखो बेटा, साइन R1 से साइन R1 कैंसल, साइन R2 से साइन R2 कैंसल, I और E सेम है तो साइन आई साइन E भी कैंसल। एग्रीड? तो राइट हैंड साइड पे आया 1, राइट हैंड साइड पे 1, लेफ्ट पे 1, सॉरी गलत बोल दिया, लेफ्ट पे 1, राइट हैंड साइड पे सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा था, हमें निकालना है म्यू ऑफ 3 रिलेटिव टू 2, म्यू ऑफ 3 रिलेटिव टू 2 निकालना है। इसको यही छोड़ दो, इन दोनों को डिनोमिनेटर में लेके आओ।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब 1/μ(3) relative to 1 इज सेम एज, इसको ऊपर लेके आना बेटा। अब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 3 और 1 इंटरचेंज हो जाएंगे, यही प्रूव करना था। देखो दोबारा सुनो ध्यान से, थर्ड मीडियम का इंडेक्स रिलेटिव टू 2 निकालना हो तो उसके लिए थर्ड का इंडेक्स रिलेटिव टू एनी न्यू मीडियम, जैसे कि एयर हो सकता है, थर्ड का इंडेक्स रिलेटिव टू एयर, सेकंड का इंडेक्स भी रिलेटिव टू एयर, सेकंड का डिनोमिनेटर में डालना है, थर्ड का न्यूमरेटर में डालना है। जिसका निकालना चाहते हैं उसका न्यूमरेटर में, जिसके रिलेटिव टू निकालना है उसका डिनोमिनेटर में। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे कि वाटर का इंडेक्स रिलेटिव टू एयर 4/3 होता है, याद भी कर लोगे तो भी ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, याद हो जाएगा, बार बार यूज करेंगे ना हम। वाटर का इंडेक्स रिलेटिव टू एयर इज 4/3, और ग्लास का इंडेक्स याद होगा 10th क्लास में ना, आप 1.5 लिखा करते थे, यानी 3/2, एक ही बात है। ग्लास का इंडेक्स रिलेटिव टू एयर इज 3/2, वाटर का इंडेक्स रिलेटिव टू एयर इज 4/3, दोनों को किया डिवाइड। ग्लास का रिलेटिव टू एयर ऊपर लिख दिया मैंने, वाटर का रिलेटिव टू एयर नीचे लिख दिया, तो ये निकल आएगा ग्लास का रिलेटिव इंडेक्स रिलेटिव टू वाटर, यही इक्वेशन है बेटा ये वाली। तो अगर 3/2 लिखेंगे ऊपर, 4/3 लिखेंगे नीचे, तो आंसर आएगा 9/8। 9/8 आएगा, देखो चेक कर लो जरा। चलिए यही प्रूव करना था इसमें बेटा। अच्छा, ये जो ऑरेंज में आ रहा है ना, ये तो एग्जाम्पल है, डेरिवेशन तो जो बाकी की लिखी हुई है। चलो साथ साथ में नोट डाउन बेटा, और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें 3 मीडिया है, 1, 2, 3, और वापिस रे को 1 में जाना है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, रिफ्रैक्शन इंसिडेंस R1, रिफ्रैक्शन R2, थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, एंगल ऑफ एमर्जेंस E। तीनों रिफ्रैक्शंस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, साइन I बाय साइन R1, देन साइन R1 बाय साइन R2, देन साइन R2 बाय साइन E। इंडेक्स आएंगे पहले म्यू ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, फिर म्यू ऑफ 3 रिलेटिव टू 2, और लास्ट में म्यू ऑफ 1 रिलेटिव टू 3। तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, कीपिंग इन माइंड के I और E सेम है। मल्टीप्लाई करके बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो सारा कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब आपको ये जो बीच का टर्म है इसका एक्सप्रेशन बताना है कि किसके इक्वल है, इसको यहीं छोड़ो, और ये जो दोनों साइड वाले इनको लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो। μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो आ ही गया, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 और 1 आपस में इंटरचेंज, दैट वाज टू बी प्रूव्ड। काम क्या है इसका, हमें 2 मीडिया का इंडेक्स, वाटर का, ग्लास का, रिलेटिव टू एयर पता है, तो अगर इनका आपस में इंडेक्स निकालना है कि ग्लास का इंडेक्स रिलेटिव टू वाटर क्या होगा, उस केस में हमें इनका दोनों का हमें रिलेटिव टू एयर पता है, जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में, और जिसके रिलेटिवली निकालना है उसका डिनोमिनेटर में इंडेक्स लिखो, और दोनों को डिवाइड कर दो, एंड यू वुड गेट द आंसर। चलिए आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है, बाकी आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं बेटा वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। माइक को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी क्वेरी पूछ सके। आप अपना माइक बेटा अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको क्वेश्चन पूछना है ही शी कैन अनम्यूट। हाँ जी बोलो बेटा। सर जब हम नॉर्मल से देखते हैं तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ सेम होती है? नहीं, सेम नहीं होती बेटा, सेम नहीं होती। वही जो हमने निकाला
वो रियल और अपरेंट डेप्थ का रिलेशन है जब हम नॉर्मली देखते हैं सीधा, क्योंकि हमारी आई में ना एक रे एंटर नहीं होती बेटा, आई का थोड़ा सा अपर्चर भी तो है ना, तो एक से ज्यादा रेज एंटर होती हैं और उनको मिला के हमें दिखता है अपरेंट डेप्थ, रियल नहीं दिखेगा बेटा। एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर और मैंने बेटा? ये पूछना था हाँ कि जी जैसे अगर हम वाटर को देख रहे हैं, हम काफी हाइट से ऊपर जाके वाटर को देखते हैं, तो सर ये जो डिफरेंस है अपरेंट और रियल में, डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा, क्योंकि ओके सर। आप जब वाटर के पास होते हैं ना, तो वो जो पॉइंट मैंने एक बी शो किया था, तब ज्यादा रेज एंटर होती है आपकी आई में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइट से देखेंगे तो जो रियल और अपरेंट का फर्क है वो कम होना शुरू हो जाएगा। गुड क्वेश्चन, वेरी ओके नाइस, सर। बढ़िया क्वेश्चन बेटा। Excuse जितनी me. जितनी नंबर ऑफ रेज कम एंटर होंगी आई में, यानी अपर्चर जो है आई का वो तो फिक्स्ड है, राइट, एक गिवन अमाउंट ऑफ सनलाइट में जो भी लाइट होगी उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, तो वो डेप्थ में जो डिफरेंस आपको कम दिखेगा। हाँ जी हाँ जी, ग्रेस बेटा बोलो जी आप भी। सर मैंने पूछना था, जो आपने सबसे पहले जो मैं करवाया था हाँ जी जिसमें कि हमने मतलब I इज इक्वल टू E वाला कंसेप्ट था जिसमें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। तो उसमें आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ली थी, तो उसमें हम सेकंड और थर्ड भी ले सकते थे? ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मार्क्स तो नहीं कटेंगे इससे नहीं सर? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, यू कैन डू। ठीक है सर। चलिए ठीक है बेटा, नाउ टाइम टू क्लोज। कुछ और डाउट्स हैं, देन यू कैन सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप बेटा।